चालू कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और हम लोग बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के पहले अध्याय के बारे में, जिसमें हम लोग मौर्य वंश की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मौर्य वंश की। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य की सहायता से इस मौर्य वंश की शुरुआत की थी। बाद में हमने ये भी देखा कि जो मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में संथारा विधि के द्वारा वो प्राण त्याग देते हैं और उसके बाद उनका पुत्र यानी कि बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार की बात अब हम लोग कर लेते हैं। बिंदुसार, देखिए बिंदुसार का जो शासनकाल है, बिंदुसार का शासनकाल 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक रहा। पहली बात तो ये, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिंदुसार कौन था? पुत्र था। किसका पुत्र था? तो वो पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, जिसे यूनानी लेखक ने अमित्रोचैटस के नाम से भी इसे बताया है। जी हाँ, उस समय यूनान का प्रभाव बहुत ज्यादा था भारत में और इसे यूनानी ग्रंथों के अंदर अमित्रोचैटस के नाम से जाना गया है। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। देखिए बिंदुसार के अलग अलग नाम हैं, 3 नाम हमने पढ़ लिए। कौन कौन से? एक तो अमित्रोचैटस या अमित्रोकैटस भी कहीं कहीं बोल देते हैं, उसके बाद में वायु पुराण में भद्रसार और उसके बाद में जैन ग्रंथों में सिंहसेन। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे कि जैन ग्रंथों में सिंहसेन और वायु पुराण में भद्रसार। देखिए आपको याद ऐसे करना है कि ये क्या है? यूनान। तो यूनान जो है ना, उस समय यूनान के साथ में हमारी क्या थी? मित्रता थी। यूनान के साथ में हमारी क्या थी? मित्रता। तो मित्रोचैटस, ये आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में वायु, वायु जो होती है ना, उससे हम क्या बनते हैं? भद्र बनते हैं। वायु से हम क्या बनते हैं? भद्र बनते हैं। वायु से हम भद्र बनते हैं, इसलिए भद्रसार। और जैन ग्रंथों में सिंहसेन। तो जैन ग्रंथ में ध्यान रखिएगा कि जैन जो धर्म है उसमें महावीर स्वामी जो है ना, उनका चिन्ह क्या होता है? सिंह होता है। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी का जो चिन्ह होता है वो सिंह होता है, उससे हम याद रख लेंगे सिंहसेन। तो ये हमको याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया था। ये जो बिंदुसार है ना, इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था अशोक और एक का नाम था सुसीम, है ना। तो बाद में इन दोनों को भेजा गया और सुसीम और अशोक ने क्या किया? ये जो तक्षशिला पर विद्रोह हुए थे उनको दबाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए। बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या बात है यहां पर कि ये जो यूनानी शासक है जिसका नाम क्या है? एंटियोकस। एंटियोकस ने किसको भेजा? तो ध्यान रखना, डायमेकस को। तो आपको एक ध्यान रखना है एक शब्द एडीएम। क्या ध्यान रखना है? एडीएम। अब ये एडीएम का मतलब क्या है कि यूनानी शासक जो एंटियोकस था उसने किसको भेजा था? किसको भेजा? डायमेकस को भेजा था राजदूत बना करके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने, जिसे मेलिदित्य के नाम से भी जाना जाता है, डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो देखो ये क्या है? फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस जो है ना दोस्त, फिलाडेल्फस ने डियानीसियस को भेजा था। तो डीएन ध्यान रख लेना, एफडीएन, एडीएम एफडीएन, है ना। तो ए का मतलब आपको पता चल गया। ए का मतलब क्या है दोस्तों? ए का मतलब आपको पता चल गया। ए से हम संबोधित कर रहे हैं एंटियोकस को। उसके बाद किसको भेजा? डायमेकस को। मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस ने किसको भेजा था? डियानीसियस को। 2-3 बार आप बोलोगे तो याद रह जाएगा ये, डायमेकस और इधर क्या नाम ध्यान रखना है? डियानीसियस, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर डीएम कर दिया और यहां पर हमने डीएन कर दिया। ये आपको याद हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब इसके निधन के बाद में अशोक जो इसका पुत्र था, जैसे हमने अभी बात करी, अशोक ने गद्दी संभाली, ठीक है। 273 से 232 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा। दोस्तों आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर है ना, ये देखिए यहाँ पर जो समयावधि है 273 और 232, इसमें ये ना उल्टी चल रही है, यानी रिवर्स चल रही है। मतलब अगर 1 है तो 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहले 273 यानी बड़ी संख्या आ रही है, बड़ा वर्ष आ रहा है, और उसके बाद में 232 आ रही है। ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जो है ना, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा के जन्म से पहले। तो ईसा के जन्म से पहले का जो कार्यकाल है ना, वो उसमें गिनती जो है वो उल्टी चलती है। और उसके बाद ईसवी के अंदर जब आते हैं तो
उसमें क्या होता है, उसमें साल दर साल जो गिनती है वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें ईसा पूर्व होने की वजह से कैसे चलता है, उल्टा चलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि मगध पर जो है ना अधिकार करने के लिए राजी नहीं था बिंदुसार, परंतु उसकी इच्छा के विरुद्ध ही अशोक ने क्या कर लिया, इस मगध पर जो है ना अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुजरा अभिलेखों से उसका नाम अशोक मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि दोस्तों हमें कैसे पता चला कि इसका नाम अशोक है, तो ये मास्की तथा गुजरा से जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए ना, अभिलेख का तात्पर्य क्या है कि प्राचीन समय में और खास तौर पर अशोक के अभिलेखों की बहुत बार बात होती है। इसमें यह होता है कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगहों पर क्या होता है, कुछ लेख उत्कीर्ण करवा दिए जाते हैं, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। तो उनमें उसका नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। तो वहां से हम इसे अशोक के नाम से जानते हैं। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी के उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी जो है ना वो किस शासक को कहा गया है, तो वो अशोक को कहा गया है। दोस्तों विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ। ध्यान रखिएगा, विदिशा एक स्थान है। विदिशा में जो रानी थी उसका नाम क्या था, महादेवी। तो वहां की राजकुमारी थी महादेवी, और उससे विवाह हुआ अशोक का, और उससे पुत्र प्राप्ति हुई महेंद्र नाम की, और एक पुत्री हुई जिसका नाम था संघमित्रा। ध्यान रखिएगा, संघमित्रा और महेंद्र, ये एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। और बहुत बाद में क्या हुआ कि ये जो महेंद्र और संघमित्रा है, अशोक ने इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो याद रखिएगा श्रीलंका भेजा था। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। जी हाँ, अशोक के बहुत सारी रानियां थी, उनमें से एक और नाम ध्यान रख लीजिएगा, वो क्या नाम है, कारुवाकी। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अशोक राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा क्षेत्र शामिल था। यानी दोस्तों ये जो अशोक है ना, अशोक ने बहुत सारा जो क्षेत्र है ना, और वहां तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। कहां कहां तक फैला लिया था, तो ध्यान रखिएगा, एक तो कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहां पर, उसके अलावा खोतान है ना, उसके समय में मौर्य साम्राज्य तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत जो है, और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, यानी बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो अशोक के साम्राज्य का विस्तार बताया जाता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में, है ना, 8वें वर्ष में ध्यान रखिएगा, अशोक ने कहां पर आक्रमण कर दिया, कलिंग में। कलिंग जो क्षेत्र है कहां पर आता है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र है ना, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है उसे कलिंग कहा जाता है। कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग का जो शासक था जिस पर आक्रमण किया था उसका नाम क्या था, नंदराज था। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम था, नंदराज। तो नंदराज जो नाम का ये जो शासक हुआ करता था उसको हराया, और हराने के बाद में दोस्तों क्या हुआ, इसमें करीबन 1 लाख लोग मारे गए ना। तो इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। अशोक जो है ना वो बहुत ज्यादा इससे दुखी हुआ है, और दुखी होने के बाद में उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। उसने कहा कि अब मैं कभी भी युद्ध वगैरह नहीं करूंगा, मैं अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई थी, और उसके बाद में कलिंग की राजधानी किसे बना दिया गया, धौली या तोसाली। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों कि श्रमण निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि इस युद्ध के बाद में अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। किसके प्रभाव में आकर के, तो ध्यान रखिएगा उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में आकर के अशोक ने क्या ग्रहण कर लिया, अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अब और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया था। धम्म घोष का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर धम्म का मतलब ये होता है कि नैतिक जीवन को चलाने के लिए कुछ व्यवहारिक गुणों को अपनाना, वही धम्म घोष कहलाता है। तो उसको अपना लिया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राज तरंगिणी, जिसके लेखक कौन है, कल्हण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। ये जो राज तरंगिणी पुस्तक है उसमें कल्हण नाम के लेखक ने लिखी है। उन्होंने बताया है उनके अनुसार ये अशोक जो है वो शिव जी का बहुत बड़ा उपासक बताया गया है। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविका
के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण किया, जिनके नाम थे सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। अलग अलग गुफाओं का निर्माण इन्होंने करवाया। क्या क्या नाम था? सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। नाम ध्यान रख लीजिएगा, SCVK, SCVK, है ना। तो 4 गुफाएं हमने याद कर ली। S से सुदामा, C से चापार, V से विश्व झोपड़ी और K से कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10 वर्ष में बोधगया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की धम यात्रा की। रुमनदेही अभिलेख के विदित होता है कि उसने वहां भूमि कर की दर घटा दी थी और 1/6 जो होता था उससे घटाकर कितनी कर दी? 1/8 कर दी थी। यानी कि इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना दोस्तों, वहां के लोगों के लिए क्या कर दी थी? कम कर दी थी। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य, केरल और सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य बताया। क्या बताया है? तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध शाक्य बताया है। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और धम्म, अब देखो धम्म की बात अभी मैंने आपको बताई थी। धम्म जो है ना, ये धम्म क्या होता है? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे क्या कहा जाता है? धम्म। यानी कि जीवन में नैतिकता को साथ में लेकर के जो चलना होता है उसे अशोक ने क्या नाम दिया? वो नाम दिया धम्म। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें अभिलेख में दी गई है। अब ये पूछा जाता है कि ये धम्म की परिभाषा कौन कौन से उसमें दी गई है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो धम्म है ना दोस्तों, धम्म से आप याद रख लीजिएगा धर्म, और धर्म जो होता है ना हम निभाते हैं किसके साथ में निभाते हैं? तो निभाते हैं दोस्त के साथ में। अब ये दोस्त का मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? 2 और ये क्या है? 7। तो 2 और 7 का मतलब क्या हो गया? दोस्त। 2 और 7, है ना। इसमें ऐसा अगर ये हटा दूं मैं तो क्या बनता है? दोस्त। तो दोस्त के साथ में हम किसका निर्वाह करते हैं? धर्म का। इसलिए 2 और 7 वाला जो अभिलेख है, दूसरा और 7वां अभिलेख, उसमें धर्म के बारे में चर्चा हमें मिलती है। तो दोस्त के साथ में धर्म का निर्वाह करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मण श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। मतलब जो नैतिक कर्तव्य हमें निर्वाह करने चाहिए, हमारे जीवन में जो जो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, साधारण रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जैसे हमारे गुरुजनों का आदर करना, बड़ों की आज्ञा मानना, प्राणियों का वध नहीं करना, दया रखना, दान करना, ये सारी बातें जो है ना वो इस धम्म का ही एक भाग माना गया। उसके बाद में तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म के में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। तो ध्यान रखिएगा, जो तीसरा वाला अभिलेख था ना दोस्तों, उसमें किसके बारे में बताया गया है? उसमें बताया गया है कि अल्प संग्रह और अल्प व्यय, यानी ज्यादा इकट्ठा धन भी नहीं करना चाहिए और ज्यादा व्यय भी नहीं करना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, ये बताया गया। तो याद कैसे रखेंगे? 3 रुपए भी हमें खर्च नहीं करने हैं। 3 रुपए भी हमें खर्च नहीं करने। इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरे में बताया गया है कि धर्म को खर्च करना है या नहीं करना है, कैसे पैसे बचाने हैं वगैरह वगैरह से संबंधित बातें इसमें बताई गई है। भब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। इंपॉर्टेंट बात कि बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से? तो बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति क्या बताई है? अपनी आस्था जो है वो इसमें प्रकट की है। सांची रायसेन मध्य प्रदेश में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सारनाथ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आता है। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों का आदेश दिया है कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। अर्थात इस बौद्ध धर्म को जब इन्होंने अपनाया तब इन्होंने कहा कि जो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियां हैं, यदि वो फूट डालने का कार्य करती है तो वहां से इन्हें रिमूव कर दिया जाए, वहां से बहिष्कृत कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, सांची का स्तूप कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो सांची का स्तूप है ना दोस्तों, ये सांची का स्तूप कहां पर है? ये सांची का स्तूप है एमपी में, है ना। और सारनाथ कहां पर है? सारनाथ है वाराणसी यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश।
जारी की गई, किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जावे। प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है? प्रथम शिलालेख में सबसे पहली बात कही गई है कि भैया आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना है? वध नहीं करना है, किसी भी जानवर का वध, किसी भी पशु जो है उसकी हत्या आपको नहीं करनी है। तो 1 नंबर पर ध्यान रखना है। 1 नंबर जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर किसके जैसे देता है? वन। वन की बात कर रहे हैं, तो वन किसके जैसे? वन, वन से संबंधित एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। वन लास्ट में जैसे आप बोलते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, तो वहां पर स्टार और आर जो है ना सेम सा चल रहा है। वैसे यहां पर अपन बात कर रहे हैं वन की, तो वन से याद करिए वन, गन, और गन से हम क्या नहीं करेंगे? किसी का वध नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं वापस से बता रहा हूं, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था। देखो, मैंने आपको एक तो पहले अगर मैं अभिलेख की बात करूं तो पहले अभिलेख में क्या कहा है? वन, यानी कि गन, और गन से हम क्या नहीं करेंगे? हत्या नहीं करेंगे। 2 और 7 दोस्त के साथ में किसका निर्वाह करते हैं? धर्म का। और 3 रुपए क्या नहीं करेंगे? खर्च। तो वहां पर बचत और खर्च के बारे में, व्यय के बारे में बताया गया है। ये भी आपको याद हो गया। आगे चलते हैं। धम यात्रा, अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती है जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। धम यात्रा का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, धम यात्रा का मतलब है अशोक ने पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी। अब विहार यात्राएं का मतलब क्या है कि पहले है ना, राजा क्या करते थे, एक अलग से एक उनका सीन हुआ करता था कि साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार क्या करेंगे हम ना विहार यात्रा करेंगे, जिसमें है ना शिकार के लिए अलग से जाएंगे। तो शिकार के लिए राजा क्या करते थे? पशुओं का उसमें शिकार करते थे। अशोक ने इसमें क्या परिवर्तन कर दिया? अशोक ने इनके स्थान पर धम यात्रा का प्रावधान कर दिया। अब धम यात्रा का मतलब क्या? जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। कि भाई अब हम जो है ना पशुओं का वध करने के लिए यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि हम यात्रा करेंगे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध स्थानों की यात्रा करेंगे, साथ में जो ब्राह्मण होंगे, श्रमण होंगे और जो वृद्ध होंगे उनके लिए दान भी करेंगे, उनको दान भी देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राज्यों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। अभी देखो दोस्तों, अनुसंधान का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? अनुसंधान में यहाँ पर अशोक ने ये बताया है कि इसके यहाँ पर जो भी बड़े बड़े अधिकारी लोग काम करते थे, जैसे प्रादेशिक वगैरह, राज्य का मतलब होता है जो अदालतें यहाँ पर हुआ करती थी उस समय में, उसका जो हेड होता था उसे राज्य कहा गया है। और युक्तक जो पोस्ट हुआ करती थी, वो सभी लोग जो है ना वो क्या करेंगे? वो 5-5 साल के अंतराल के अंदर क्या करेंगे कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें भेजा जाता था, ताकि वो बौद्ध धर्म का क्या कर सके? प्रचार प्रसार कर सके 5 साल के अंतराल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धम्म महामात्र। धम्म महामात्र क्या होता है? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना। अब दोस्तों क्या हुआ कि भाई ये धम्म महामात्र का मतलब क्या है कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बाद में धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी, मतलब एक नई लोगों की नियुक्ति इसने करी, ताकि वो क्या कर सकें कि ना जनता में धम्म का प्रचार प्रसार कर सकें और क्या कर सकें? कल्याणकारी कार्य और दान से संबंधित जो कार्य है वो कर सकें। इसके अंतर्गत कारावास से कैदियों को मुक्त कर दिया गया और उनकी सजा भी कम करना, उनके परिवार को आर्थिक सहायता करना, ये सब जो चीजें हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे कार्य जो है ना वो अशोक के कार्यकाल में किए गए। और 14वें वर्ष में ये धम्म महामात्र के द्वारा और कल्याणकारी नीतियां अपनाई गई, जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, और अशोक ने इस क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया है। बात करते हैं अभिलेख की। दोस्तों, अशोक के अभिलेख जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और इन पर बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। अभी हमने कुछ अभिलेखों को ट्रिक से याद भी किया था। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये जो कक्षा 10 का हम ये जो पाठ पढ़ रहे हैं, ये पाठ ना केवल कक्षा 10 के विद्यार्थियों हेतु, बल्कि जो रीट की, जो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, या फिर रेलवे की, एसएससी की, या कोई और भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी लाभप्रद होगा। तो एक बार प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
अभिलेख अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा से मिली थी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। मतलब ये है ना, क्या करता था, अभिलेख जो लिखता था ना, उससे क्या करता था, अपनी जो बातें होती थी वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता था। इसकी प्रेरणा उसे किसे मिली, दारा से, यानी कि डेरियस भी उसे कहा जाता है, जो ईरान का एक शासक था। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। परंतु आगे क्या बात कही गई है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत मंसेरा और शाहबाजगढ़ी के जो अभिलेख हैं उनकी लिपि कौन सी बताई गई है, तो उनकी लिपि बताई गई है खरोष्टी। यानी तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि इसमें सिर्फ लिखने का थोड़ा सा अंतर आता है दोस्तों। ब्राह्मी जो लिपि है ना, उससे संबंधित ज्यादातर अभिलेख मिले हैं, और खरोष्टी लिपि से संबंधित आप बस इतनी सी बात ध्यान रख लीजिएगा कि तो शाहबाजगढ़ी और मनसेरा, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा, ये जो है ना, ये खरोष्टी लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्तीर्ण किए गए। दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन नरेश अंटियोकस द्वितीय का भी उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो है ना, दूसरे और तीसरे अभिलेख, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो दूसरे और तीसरे के अंदर जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अंटियोकस का। तो इसको याद कैसे रखोगे कि भैया हमारे तो 2 और 3, यानी कि 2 3 क्या है, आंटी है, तो आंटी से आप याद रख लेंगे अंटियोकस। 2 3 क्या है, आंटी, तो 2 और 3 नंबर के अभिलेख में अंटियोकस के बारे में बताया गया। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता और जेम्स प्रिंसेप ने की थी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रख लीजिएगा। जेम्स, जेम्स देखो खाने की एक बच्चों की एक चॉकलेट टाइप आती है, तो उसको आप कैसे याद रखेंगे कि जेम्स खाते खाते प्रिंस ने क्या कर लिया, अशोक के अभिलेख पढ़ लिए। जेम्स खाते खाते अशोक के अभिलेख किसने पढ़ लिए, प्रिंस ने, तो जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तामपर्णी, श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है कि श्रीलंका है ना, इस श्रीलंका, तामपर्णी श्रीलंका के राजा थे तिस्स, और तिस्स ने भी कौन सी उपाधि धारण कर ली थी, देवनाम प्रिय। यानी अशोक ने तो की जो की, उसके अलावा उस अशोक से प्रभावित होकर के श्रीलंका के राजा तिस्स ने भी एक उपाधि धारण कर ली थी, देवनाम प्रिय की। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। 2 बार राज्याभिषेक करवाया और दूसरी बार उसने अशोक को आमंत्रित भी किया। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। मैंने बताया था आपको दोस्तों कि महेंद्र जो है ना, वो और इसकी एक बहन थी संघमित्रा, ये दोनों जो है ना वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म का क्या करते हैं, प्रचार और प्रसार भी करते हैं। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अशोक की मृत्यु कब हुई, 232 ईसा पूर्व में। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन कैसा हुआ उसके बारे में। तो दोस्तों अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक जो शासन व्यवस्था है ना वो थोड़ी सी कमजोर रही। अशोक के बाद में कुणाल राजा बना, जिसे दिव्य वदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। तो अशोक के बाद में जो शासक बना दोस्तों, उसका नाम क्या था, कुणाल। क्या नाम था, कुणाल, जिसे क्या नाम दिया गया है, धर्म विवर्धन, धर्म विवर्धन। ठीक है। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। जलोक कहाँ का शासक बना, कश्मीर का। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध साम्राज्य उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया और कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी थी। अब दोस्तों इस बात को हम कैसे याद रखेंगे कि भाई ये जो अशोक है ना, अशोक के बाद में जो कुणाल था, है ना, अशोक के बाद में दोस्तों कौन था, कुणाल था। उस कुणाल के हाथ में क्या आ गई, सत्ता आ गई, है ना। अशोक के बाद में कौन, कुणाल। अब दोस्तों ये जो कुणाल था ना, ये कुणाल क्या था, तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि कुणाल जो है ना वो क्या था,
कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का साम्राज्य उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। तो उसका एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? संप्रति। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि संप्रति उसका पुत्र था और संप्रति के पास में किसका शासक आ गया था? मगध का, है ना। संप्रति के पास में किसका शासक? मगध का शासन व्यवस्था आ गई थी। और उसके बाद कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया था। और इसका एक और पुत्र था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम यहाँ पर बताया गया दशरथ। और ये जो दशरथ है ना दोस्तों, इसने भी किस पर शासन किया? इसने भी मगध पर शासन किया था। उसके अलावा एक और बात क्या नाम ध्यान रखना है? एक और ध्यान रखना है कश्मीर, है ना। अच्छा, कश्मीर पर किसका शासन था? जलोग। क्या नाम ध्यान रखना है? जलोघ। और उसके अलावा एक और बात कि भाई वीरसेन जो था ना, उसका किस पर अधिकार था? तो वीरसेन का अधिकार था गांधार पर। वीरसेन का अधिकार कहाँ था? गांधार। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो अंतिम शासक था, है ना, इस वंश का, उस वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? वृहद्रथ। उसने ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग, इसका एक मंत्री था जिसका नाम था शुंग, पुष्यमित्र शुंग, उसने हत्या कर दी और मगध वंश में एक नए वंश की शुरुआत हो गई दोस्तों, जो कौन सा वंश था? शुंग वंश था। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया दोस्तों कि अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की मृत्यु के बाद में बताया गया है कि कुणाल जो है ना वो उसका पुत्र था, और कुणाल क्योंकि अंधा था तो उसके पुत्र संप्रति ने मगध को संभाला और कुछ समय के लिए दशरथ ने भी संभाला था। कश्मीर वाला जो क्षेत्र था वो जलोग ने शासन किया, और वीरसेन जो पुत्र था अशोक का, उसने गांधार पर शासन किया था। और इस मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था, जिसकी हत्या कर दी थी उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की शुरुआत की थी जिसका नाम क्या था? शुंग वंश। यहां तक मौर्य वंश हमको समझ में आता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में, यानी कि मौर्य वंश में शासन व्यवस्थाएं कैसे चला करती थी। देखिए, मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्गकोश, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतर्गत सदस्य थे और मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परीक्षा मंत्रिण भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। अब दोस्तों क्या है कि मौर्य प्रशासन की अगर अपन बात करें तो मौर्य काल में ना भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन था, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड शासन था। एक जगह से पूरी शासन व्यवस्था संभालने का जो हिसाब किताब था वो मौर्य काल में दिखाई देता है। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था, मतलब जो मुख्य रोल होता था वो किसका होता था? राजा का, लेकिन वो फिर भी निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। कौन कौन से 7 अंग? एक तो बताया है राजा, उसके बाद में अमात्य, अमात्य के बाद में जनपद की बात हुई है, जनपद के बाद जनपद एक बड़ा हिस्सा, फिर दुर्ग की बात हुई है, फिर कोश में जो रहने वाली सेना है, और उसके बाद में जो मित्र हैं वो राजा के साथ में टीम के रूप में एक मंत्रिमंडल के रूप में काम करेंगे। राजा द्वारा मुख्यमंत्री का पुरोहित की नियुक्ति उसके चरित्र की भलीभांति जांच कर की जाती थी, और जो पुरोहित होता था उससे संबंधित जो जांच की जाती थी, उसका चरित्र वगैरह से संबंधित, उसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो उपाधि से याद कर लिया जाता था कि पुरोहित को उपाधि कब मिलेगी? जब वो उपधा परीक्षण करवाएगा। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतर्गत सदस्य होते थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परीक्षा मंत्रिण भी होता था, जो एक प्रकार का मंत्री परिषद ही था। केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है, और केंद्रीय प्रशासन में जो अर्थशास्त्र जो किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है ना दोस्तों, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा, यानी चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। और आचार्य चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तीर्थ कहा गया है, तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा गया? महामात्र। तो याद रखिएगा कि भैया ये जो केंद्र प्रशासन में विभाग होते थे उसको तीर्थ कहा गया है, और तीर्थ का जो हेड होता था वो क्या कहलाता? महामात्र। यानी कोई महान व्यक्ति होगा वही व्यक्ति क्या बन सकता है? वो तीर्थ का अध्यक्ष बन सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित और सेनापति और युवराज। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्य रूप से किसको माना गया है? MPSY, है ना। MPSY। M का मतलब क्या? मंत्री, P का मतलब पुरोहित, S का मतलब सेनापति और Y का मतलब युवराज। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्रित करना था। ध्यान रखिएगा, समाहर्ता, हर्ता का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा कौन करता था? राजस्व एकत्रित करने का जो काम होता था, आय व्यय का ब्यौरा रखना जो होता था, वार्षिक बजट तैयार करने का जो काम होता था, वो समाहर्ता के द्वारा किया जाता था।
उसके बाद में सन्निधाता, कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था, यानी अब जो पैसा आया है उसको देने का, दाता है ना, दाता से आप याद कर सकते हैं, दाता यानी देने का काम करता है कौन, कोषाध्यक्ष। साम्राज्य के विभिन्न भागों में गृह कोष, अन्नागार बनवाना, यानी कि कोषगृह बनवाना, अन्नागार बनवाना। अन्नागार का मतलब होता है जहां पर अन्न आदि रखे जाते हैं। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का भी उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष, सीता अध्यक्ष है ना, सीता अध्यक्ष का मतलब जो कृषि से संबंधित है, पण्याध्यक्ष जिसको व्यापार कहते हैं, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई से संबंधित है, लूनाध्यक्ष जिसको बूचड़ खाने से संबंधित, विविधाध्यक्ष चारागाह, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्राध्यक्ष पोतवाध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष आटविक वन विभाग से संबंधित आदि। युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। उसके बाद में प्रांतीय प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? एक तो उत्तरापद जिसमें है तक्षशिला उसकी राजधानी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी जिसे उज्जैन कहते हैं, कलिंग जिसकी राजधानी तौशली, दक्षिणापत्य सुवर्णगिरी और मध्य देश है जिसके पाटलिपुत्र, जिसे पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, है ना। तो ये 5 जो है प्रांतों का भी इसमें अलग अलग उल्लेख किया गया है। 5 प्रांत, उत्तरापंथ है ना। एक देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं, देखो इसको आप याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा। आप याद करेंगे उत्तर, दक्षिण, मध्य, है ना। देखिए उत्तर दक्षिण मध्य का मतलब उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्य, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, अवंती और कलिंग। क्या याद रखना है, अवंती और कलिंग। याद रह गया, उत्तर दक्षिण, बीच में मध्य हो गया। और आपको क्या याद रखना है, उधर से इधर से आपको याद रखना है अवंती, और एक क्या नाम रखना है जो हमने पहले भी याद किया था, कलिंग का युद्ध हुआ था तो के से आप याद रख लेंगे कलिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि प्रांत विषयों में विभक्त थे जो विषयापतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया क्या कहलाता था, गोप। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रशासन व्यवस्था होती थी ना, उसकी सबसे जो छोटी इकाई होती थी, उस सबसे छोटी इकाई का जो हेड होता था उसे क्या कहा गया है, उसे गोप कहा गया है, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। तो ध्यान रखिएगा, जो गोप है ना, गोप से आप ऐसे याद रख सकते हैं गोपी, एक नाम याद रख लीजिएगा गोपी। गोपी कितने गांवों को संभालता था, गोपी 10 गांवों को संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदृष्टि नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था, है ना। ये जो प्रादेष्टि होता था दोस्तों, ये इनसे ऊपर होता था जो स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारी जो और भी होते थे, उनकी जांच व्यवस्था देखने का काम इसके द्वारा किया जाता था। नगर शासन की अगर मैं बात करूं तो मैगस्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में बटा था। प्रथम समिति जो होती थी वो उद्योग शिल्पियों का, द्वितीय जो होती थी वो विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय जो होती थी जन्म मरण का उल्लेख देखना, चतुर्थ जो होता था व्यापार से संबंधित, 5वां निर्मित वस्तुओं का विक्रय आदि करना, और छठी का विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति में कितने कितने सदस्य होते थे, प्रत्येक के अंदर कितने होते थे, प्रत्येक के अंदर 5-5 सदस्य होते थे। तो दोस्तों हमने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पर है ना सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई है, यहाँ पर जो समितियों की संख्या है वो बताई गई है 6, और 6 के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई है 5, अर्थात कुल मिलाकर इस टीम में सदस्य कितने होते थे, तो 30, जैसे यहाँ पर बताया गया 30, है ना। तो यहाँ पर जैसे प्रथम समिति है तो प्रथम समिति जो है ना दोस्तों, इस प्रथम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, फिर दूसरी वाली में भी 5 होगी, तीसरी वाली में भी 5 होगी, चौथी वाली में भी 5 होगी, 5वीं वाली में भी 5 होगी, और छठी वाली में भी 5। कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो जाती है। उसके बाद में सैन्य व्यवस्था, सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य व्यवस्था जो 6 समितियों में विभक्त था। ये जो सेना है ना दोस्तों, ये कितने में, 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग थे, पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। तो इसमें इसको बांटा जाता था, किसमें, एक तो वो सेना जो पैदल चलेगी, एक अश्व का मतलब वो सेना जो घोड़े पर चलेगी, हाथी यानी कि जो हाथी पर चलेगी, जो रथ पे के साथ में चलेगी, और एक जो नौसेना में चलेगी यानी कि पानी के जहाजों से संबंधित जो सेना होती थी वो नौसेना कहलाती थी। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता, अंतपाल, है ना, यानी कि अंत में पालने वाला व्यक्ति,
यानी अंत समय में, जब युद्ध होता है तो अंत समय आ सकता है, तो अंत समय में पालने वाला व्यक्ति अंतपाल कहलाएगा। अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मेगास्थनीज इंडिका के अनुसार, मेगास्थनीज इंडिका, अब यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी और उसका नाम क्या था? इंडिका। तो ध्यान रखिएगा। अब इस मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। पहली बात तो हम इसको याद कैसे रखने वाले हैं, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि मेगास्थनीज जो है ना, मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज से आप याद क्या रखेंगे? आप याद रखेंगे मैगी, और मैगी रखी हुई है बहुत सारी, कहाँ पर? इंडिका नाम की गाड़ी में। इंडिका नाम की एक गाड़ी आती है 4 व्हीलर, तो उसमें रखी गई बहुत सारी मैगी। के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। यानी बहुत विशाल सेना जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के पास में हुआ करती थी। न्याय व्यवस्था, सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहां ग्रामणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हुआ करते थे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। 2 प्रकार के न्यायालय जो है ना, वो कौन कौन से? एक कहलाता है धर्मस्थीय। अब धर्मस्थीय मतलब इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र के निपुण 3 धर्मस्थीय, व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। अलग अलग, मतलब ये समझ लो कि एक प्रकार से 3 जज हुआ करते थे जो इनकी देखरेख वगैरह किया करते थे। धर्मस्थानीय एक प्रकार की एक दीवानी अदालत होती थी दोस्तों, है ना। धर्मस्थानीय क्या होती थी? एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। अब दीवानी अदालत में चोरी, डाके, लूट मामले जिन्हें क्या कहा गया है? साहस कहा गया है, भी धर्मस्थानीय मामले में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी इसी में रखे जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। मतलब दोस्तों यूँ समझो कि ये जो अदालत होती थी, इससे धर्मस्थीय कहा गया है। और ये धर्मस्थीय है ना दोस्तों, ये धर्मस्थीय जो है उसमें चोरी, डाका, लूट से संबंधित को साहस कहा गया है, और उसके अलावा मानहानि, कुवचन, मारपीट आदि इस तरह के कोई मामले हैं तो उसे वाक पारुष्य, दंड पारुष्य के नाम से जाना गया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। कंटक शोधन, ये फौजदारी अदालतें हुआ करती थी, है ना। एक दूसरे प्रकार की और अदालत थी कंठ शोधन, जिसमें फौजदारी यानी इससे बड़े लेवल के अगर कोई मुद्दे आते थे तो उन्हें उस फौजदारी अदालतों में निपटाया जाता था। 3 प्रदेष्ट्री तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश और व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। अभी राजुक एक शब्द पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था कि 5 सालों के लिए इन्हें भेजा जाता था, वहां पर ये शब्द बताया था मैंने आपको, राजुक। राजुक कौन होता था? तो राजुक जो है ना, वो इस कंटक शोधन जो है वहां पर न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग थे। कौन कौन से? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। तो चाणक्य ने जो कानून है उसके 4 अंग बताए हैं। कौन कौन से? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्यकालीन समाज की अगर बात करूं दोस्तों, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्यकाल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उस समय में मुख्य रूप से जो पुस्तकें लिखी गई जिसे हम आधार मानते हैं इस मौर्य वंश का, उसमें मुख्य रूप से हम एक तो किसको मानते हैं? एक हम मानते हैं कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई वो, एक मेगास्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी उसको, और एक हम तीसरा मान लेते हैं जो उस समय में हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं, उनके आधार पर हम ये सारी समाज आदि की व्यवस्थाएं बता पाते हैं। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियां जैसे निषाद, पार्श्व, रथाकार, क्षता, वेदक, शूद्र, चांडाल आदि का भी उल्लेख किया है। दोस्तों चाणक्य ने बताया है कि जैसे आपको पता ही होगा कि वर्ण जो है वो 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 वर्ण जो हैं वो मुख्य रूप से बताए गए हैं, और उनके अतिरिक्त भी ये निषाद, पार्श्व, रथाकार, क्षता, वेदक और शूद्र, चांडाल, ये जो है ना, ये भी यहाँ पर चाणक्य के द्वारा इन जातियों का भी उल्लेख इनकी पुस्तकों में मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है। कौन कौन से? तो उन्होंने किया है दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगास्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया है। ठीक है। मौर्यकाल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता दोस्तों, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी स्थिति जो है ना, वो ना तो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी और ना ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। काफ़ी सारी उनको जो है
सेवाएं दे रखी थी, काफ़ी सारी उनको जो है ना स्वतंत्रताएं दे रखी थी, जिसमें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति भी उन्हें प्रदान की गई थी। दोस्तों ये यहाँ पर आपको एक नक्शा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको जो मैप नज़र आ रहा है उसमें 16 जनपद और उनकी राजधानियाँ बताई गई हैं, जो हमने कल या पिछले वीडियो में इसे पढ़ने का प्रयास किया था। यहाँ पर ये मौर्य साम्राज्य बताया गया है कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, है ना, यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्तमान में जो है वो कश्मीर का जो एरिया है वो यहाँ पर दक्षिण तक जो है वो मौर्य साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। उसके अतिरिक्त ये देखिए, ये जो आपको चित्र यहाँ पर नज़र आ रहा है ये किसका है? ये सांची स्तूप का है। अभी हमने पढ़ा था सांची स्तूप के बारे में, तो ये सांची स्तूप जो है कहाँ पर है? एमपी में है ना। आगे चलते हैं, अशोक स्तंभ सारनाथ में है, ये भी हमने पढ़ा था अभी। अशोककालीन अभिलेख, जी अशोक की जो लिपियाँ हमें मिली हैं, है ना, अशोक के जो हमें बहुत सारे अभिलेख मिले हैं वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ये अशोक का साम्राज्य है, देखिए इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र जो है अशोक का साम्राज्य जो है वो फैला हुआ है। दोस्तों तो ये बात थी यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने मौर्य समाज को जो है मौर्य जो साम्राज्य है उसको समझने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सारी ट्रिक्स से इन सभी बातों को याद कराने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।